तो मैं आप लोगों को एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवा दूं। सबसे पहले तो अविनाश सर हमारे साथ जुड़े हैं, कैप्टन जेसन थॉमस। ही सर इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल। ऑल्सो ही इज ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर जस्ट लाइक यू। कैप्टन जेसन हमारे साथ अविनाश सर जुड़े हैं। ये यस अकेडमी के फाउंडर हैं और ये भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। सो आई वेलकम बोथ ऑफ यू। वेलकम अविनाश। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो मैं सिंपल से आप लोगों को जैसे कि हर बार मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, वो ये हैं कि क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते हैं, तो हम अपनी मैक्सिमम कॉन्वर्जेशन कोशिश करेंगे कि हमारी हिंदी में रहे। राइट। ओके। हाँ, और मैं चाहूंगी कि आप लोग के वीडियो कैमरास पूरे टाइम ऑन रहें ताकि हम सेशन को और इंटरैक्टिव बना सकें। डन। ओके ग्रेट। मुझे बस 1 मिनट लगेगा, हम क्योंकि यूट्यूब पे लाइव जाते हैं अपने इस जूम कॉल को लेकर। तो मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं जल्द से लाइव पर जाऊंगी और फिर हम लोग पैनल डिस्कशन शुरू करेंगे। ओके। नो इशू। थैंक यू सो श्योर। मच। अविनाश जी कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट? सर मैं रायबली से हूँ। रायबरेली से, ओके। आप सर? इंदौर से सर, मध्य प्रदेश। ओके। मैं रहा हूँ काफ़ी टाइम तक, मैं 1 साल रहा हूँ इंदौर। आई सी। वहाँ की एक ओके। फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, सिमकॉम वेलनेस। ये आया हाँ, है। तो उसको कंसल्टेंसी ट्रेनिंग मैंने की थी काफ़ी ओ टाइम आई पहले, सी। सन 2013 में। ओके। हम्म। मैं पहले आर्मी में था, फौज में था, 96 से 2002 तक फौज में रहा। और और मेरा उसके सपना ही बाद रह गया। हम जा उसके नहीं पाए। बाद इंदौर आ गया, सेटल हो गया। रतलाम से मैंने पढ़ाई करी है एक्चुअली, ओके सर। और फिर इंदौर में सेटल हो गया। 2002 में इंदौर आया था मैं। हाँ हाँ। तो अभी मेरा एक स्कूल है लॉर्ड्स इंटरनेशनल के नाम से, इंदौर में। ओके। पालिया में छोटे गांव में, पालिया सुना होगा आपने। ओके। तो वहाँ मेरा स्कूल है, और उसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का काम है मेरा अधिकतर। जी जी जी। बहुत बढ़िया सर। रायबरेली कभी आना नहीं हुआ। बरेली, बरेली और रायबरेली एक ही है। नहीं नहीं, बरेली जो है वो दिल्ली के पास में है, और रायबरेली जहाँ से सोनिया गांधी लड़ती हैं, ओह यस यस यस। लखनऊ के पास में। लखनऊ के पास जी। निकला हूँ मैं एक्चुअली। एक बार बाय रोड लखनऊ में गया था। आपके पास अ, आपके पास कोई हाँ। रीजन नहीं था ना, अब रीजन है। जी। तो मैं आपके। एक बार बिहार गया था। एक जगह है, छापड़ा करके जगह शायद। ओके। तो वहां गया था मैं। छपरा। तो छापरा नहीं, छपरा, छपरा छपरा। छपरा छपरा, यस जी यस। तो मैं लखनऊ नाइट होल्ड किया था वहां से, तब मैं रायबरेली से गुजरा था शायद। जी जी जी। तो वहाँ भी कोई सेशन था कि कुछ पर्सनल? नहीं नहीं सर, पर्सनली गया था, मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, ओके। तो उसमें गया था। वो भी फौजी है, जी मतलब जी अभी भी फौज में है। जी जी। तो लखनऊ के नियर बाई है, 80 किलोमीटर है लखनऊ हाँ से। हाँ, जी जी। तो तो अभी। क्या आपका, आपके फोर्टी क्या है, स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं नहीं नहीं क्या? नहीं, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग, मेन जितने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हैं उनके साथ है। मतलब मेन है मोटिवेशन पे, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वेलनेस, फॉरेक्स, इन सब अभी पे। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं सर। हाँ, हाँ, तो ये तो चलता ही रहता है। मतलब ऐसे अप ये डाउन, हॉट। मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये हॉट टॉपिक है, अगर इस पे न्यूज़ नहीं बनेगी तो किस पे बनेगी? या, ओके, वी आर ऑल सेट लाइव ऑन यूट्यूब। ओके। तो सबसे पहले हमारे जितने भी ऑडियंस हमसे जुड़ गए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे पैनल डिस्कशन में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये पैनल डिस्कशन क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, और फिर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको हमारे आज के गेस्ट स्पीकर से, जो कि आपकी किस तरह से मदद करने वाले हैं, किस तरह से आपको गाइड करने वाले हैं, उस सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयांशी शर्मा। मैं आज के पैनल डिस्कशन की मॉडरेटर हूँ। ये पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूएनडीपी और मैरिको के एक प्रोजेक्ट के अंडर। प्रोजेक्ट का नाम है ड्राइविंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एंड यूथ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, एक कोशिश है, एक पहल है कि हम मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल जिलों से जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है,
उनमें से 5,000 यूथ को हम सॉफ्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ट्रेनिंग दें, और उन्हीं सक्सेसफुली ट्रेन कैंडिडेट्स में से 3,500 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट दिलवाने की हमारी ये कोशिश है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और आज उसी के उस प्रोजेक्ट की एक कड़ी है जिसमें हम युवाओं की मदद करते हैं, उनको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू, कि वो अपने करियर में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं, कैसे उसमें ग्रोथ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा पैनल डिस्कशन का टॉपिक है वो है, इज अनएम्प्लॉयमेंट अ सोशल इशू। तो आज के जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो क्यों है, और कुछ ऐसे सवाल जो कि समाज से उठकर आते हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो शायद आज भी हमारे आसपास हैं, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो हमारे बीच है। कुछ शायद से ऐसी चीजें भी हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में हैं, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये सारे जो सवाल हैं मैं अपने आज के गेस्ट स्पीकर से पूछूंगी आपकी ओर से, ताकि आपको एक मार्गदर्शन प्राप्त हो, आपको एक गाइडेंस मिल सके कि आपके करियर की आपको शुरुआत कैसे करनी है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और क्या अनएम्प्लॉयमेंट वाकई में एक मुद्दा है या ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक सोच है। तो let me introduce you all to the guest speakers for today. तो हमारे पहले गेस्ट स्पीकर हैं आज के कैप्टन जेसन थॉमस। ही इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल एंड एन एक्स आर्मी मैन। सो वेलकम टू द पैनल डिस्कशन सर। Thank you. Next we have Mr. Avinash Singh. He is the founder of Yes Academy and a very renowned motivational speaker. तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के पैनल डिस्कशन में। ग्रेट। तो मैंने सभी अपने ऑडियंसेस को आज के स्पीकर से आप लोगों की मुलाकात करवा दी, आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों से। तो मैं दोनों ही स्पीकर से एक सवाल पूछूंगी और आप दोनों का ही उस पर पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ कि आप उस चीज को वैलिड मानते हैं या नहीं मानते, या अगर नहीं है तो हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। मेरा जो आज का पहला सवाल है वो है, क्या जैसे कि हम अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब ये पूछते हैं तुम्हें क्या बनना है, क्या बनना है। तो बच्चे भी छोटे से बड़े होते में शायद ऐसी कोई चीज नहीं बचती जो वो बनना नहीं चाहते, मगर जब हम वाकई में एक करियर डिसीजन वाले फेज पर कोई स्टूडेंट आता है, कोई कैंडिडेट आता है, वहां उसको समझ नहीं आता उसे क्या करना है। करियर बनाना है ये पता है, लेकिन कैसे बनाना है ये नहीं पता, और क्यों बनाना जरूरी है ये भी नहीं पता। और कई बार फैमिली की तरफ से भी गाइडेंस सही नहीं होता, इस वजह से बच्चे उलझे रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है कि बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का महत्व समझाना क्या आप लोगों के हिसाब से जरूरी है या नहीं। सिर्फ उससे इतना पूछना काफी है कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, या उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना जरूरी है। तो ये वाले सवाल का जवाब मैं पहले कैप्टन सर से जानना चाहूंगी। मैम आपने जो सवाल किया ये एक लाजमी सा सवाल है, और इसमें मेरा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अधिकतर जो है कॉर्पोरेट्स, टीचर्स ट्रेनिंग और प्रोफेसर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में एंगेज रहता हूँ। और उसके अलावा जितने स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकात होती है, जैसे मैं आपको इंदौर में जो डीएवी में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहां पे मैं बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ। इन सब का जो एक्सपीरियंस मैं लेके अगर समझाऊं, तो आप जो बात कर रहे हैं कि बचपन से बच्चे सपने देखते हैं, तो ये बात गलत नहीं है कि वो शायद फर्स्ट से लेके 10th तक वो दुनिया भर की हर चीज बन चुका होता है। वो मेरे ख्याल से 90% बच्चे पहले पायलट बनने की कोशिश करते हैं, राइट, जब उनको समझ में आता है। मैं भी एक उसमें से था। पायलट बनने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे अभी मेरी बेटी को मैं जब पहली बार फ्लाइट में लेके गया तो उसको एयर होस्टेस बनने का शौक आ गया कि मैं भी एयर होस्टेस बनूंगी। तो ऐसे अगर बच्चे सपने देखें, दैट्स नॉट एन इशू। मैं तो बता रहा हूँ ये अच्छी बात है, एटलीस्ट वो सोच तो रहे हैं।
एटलीस्ट वो इस तरफ सोचते हो। शायद जो पायलट बनने की बात करते हैं उसमें से 99% लोग जो है वो कुछ टाइम बाद उनको पता चल जाता है नहीं अपने बस की बात, छोड़ देते हैं। बट वो जो 1% होते हैं ना, उसमें से भी 0.5%, मैं तो बताऊं 0.7% तक वो इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियली वो लोग उतना एफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर उसके बाद वो बाकी जो बचते हैं 2-3%, और उसमें से भी 0.1% लोग पायलट बन पाते हैं। और बनने के बाद करियर क्या, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में हम लोग बच्चों को एक चीज बनने की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईएएस बनना हर कोई चाहता है, बट आईएएस बनने के बाद क्या, मेन चीज एक्चुअल काम तो आईएएस बनने के बाद होता है। जो बच्चों का जो गोल सेट होता है वही गलत होता है। आईएएस बनना गोल नहीं है, आईएएस तो एक पड़ाव है, एक माइलस्टोन है, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब एक आईएएस आईपीएस के फॉर्म भरते हैं कोई भी बच्चा, मतलब ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। आपको क्या लगता है आर दे आर नॉट एलिजिबल? दे ऑल आर एलिजिबल, वो सब लोग एलिजिबल है, बट they are not, there are few people, only thousands some people are there who are ready to fulfill the criteria। वो क्राइटेरिया को, वो जो मापदंड है उसको फुलफिल करने वाले 1000 लोगों से ज्यादा नहीं होते। तो जो डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है, पर डॉक्टर, कितने डॉक्टर से एक बच्चा कंसल्ट करता होगा डॉक्टर बनने से पहले? कितने डॉक्टर से पेरेंट्स कंसल्ट करते होंगे कि यार मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है? मतलब मैं अभी कितने बच्चों से मिलता हूं, उनमें से मेरे जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 80s की बात करूं, 80s में मेरे ख्याल से 90% पेरेंट्स जो है वो बच्चों को डॉक्टर ही बनाना चाहते थे कि बस डॉक्टर बन जाए। और उस जमाने में इंजीनियर भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि हमें एज अ पेरेंट, अगर आप एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे की बात करूं तो मैं उसको कोशिश करता हूं कि उसको हर तरीके के जो करियर है उसके बारे में उसको अवेयर करूं और उसके क्राइटेरिया के बारे में बात करूं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बेटी ने मेरे को बोला कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है, तो मैंने उसको सबसे पहली बात बोली कि यू नीड टू मेंटेन योरसेल्फ। आप अगर सपोज उसको वो नहाने में आनाकानी करती है तो मैं उसको बोलता हूं कि भैया तुमको नहाना नहीं है तो हाउ कैन यू बी एन एयर होस्टेस। तो ऐसे 5-6 बार बोला ना, तो एक बार उसने बोल दिया मुझे नहीं बनना एयर होस्टेस। तो सबसे जरूरी चीज है कि कोई आपने गोल सेट किया, उसके क्राइटेरिया के बारे में उनको अवेयर करें कि, क्योंकि देखो आईएएस बनने, आप देखो अभी जैसे मैं कल एक कंपनी है यहाँ पे जॉन डीयर करके, वहां पे मेरा सेशन था। तो वहां कई बच्चे थे, उनका ओरिएंटेशन सेशन था, नए नए रिक्रूट किए उनको 100-200 लड़के लड़कियां, उनको डिप्लोमा करके उनको नौकरी मिल गई। और उसी जगह पे मेरा दूसरे शिफ्ट में जो था वो करीब 2-3 साल पुराने बच्चों के साथ इंटरेक्शन था। मैंने देखा जो ओरिएंटेशन सेशन वाले बच्चे थे ना, बहुत खुश थे, बहुत एनर्जेटिक थे। वाह हम लोग ना यहाँ पे काम करेंगे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, वाह वाह। और जो वो 2-3 साल पुराने बच्चों को देखो मुरझाए हुए दिख रहे थे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि देखो जब भी तुम आज से 5 साल पहले कहाँ थे? बोले सर मैं फर्स्ट 11th में था या 12th में था। उन्होंने तुमको उस टाइम ये सोचा होगा ना कि जिस दिन जॉन डीयर जैसी कंपनी में मेरे को जॉब मिल जाएगी मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। तो बोला हाँ सर, लेकिन अब देखो तुम्हारी शक्ल देखो, तुम लोग ऑलरेडी हो लेकिन तुम जी नहीं रहे हो उसको। प्रॉब्लम क्या है, उनका सपना ये था कि जॉन डीयर में काम करना, नौकरी मिल गई, उसके बाद क्या करना है नोबडी नोज दैट। जैसे आज की तारीख में स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीजें जो चल रही है, मेरे ख्याल से उसके बारे में सच्चाई बताने की वजह से आप अभी, जैसे मैं आपको पता है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ, पीपल आर क्रेजी अबाउट मार्क्स। मार्क्स के लिए लोग पागल पागल हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सर 2 मार्क्स बढ़ा दो सर मेरा A+ हो जाएगा, सर सिर्फ 1 मार्क बढ़ा दो सर मेरा A+ हो जाएगा। जबकि एक मतलब इंटरव्यू में उनसे कोई मार्क्स नहीं पूछा जाता, उनका एटीट्यूड पूछा जाता। मुझे ऐसा लगता है कि सपने देखना तो अच्छी बात है, बट उस सपने को पूरा करने के बाद तुम्हें एक्चुअल क्या करना उसके ऊपर शुरू से काम करना चाहिए। दैट इज माय पर्सनल व्यू। अविनाश, इट्स अप टू यू। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि टॉप टू बॉटम अवेयरनेस होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज जो है नॉलेज की इतनी ज़्यादा कमी है, इतनी ज़्यादा कमी है जो आप सोच नहीं सकते। आज तो अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन हमारे टाइम में, आपके टाइम में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ज़माने में मैं ये एश्योर्ड कर रहा हूँ कि 99% पेरेंट्स को पता नहीं कि अपने बच्चे को कहाँ लेके जाना है। दूसरी बात क्या है, जो टाइम है,
जो टाइम है वो सर्किल बहुत तेजी से मूव हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी बच्चे को आज किसी चीज के लिए सेट कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या फ्यूचर होगा इस पे कोई फोकस ही नहीं करता। वो एक ही लाइन है, एक ही धर रहा है, बस इसी पे चलना है। जैसे अपने एग्जाम्पल पे कहा कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन 20 साल बाद क्या आने वाला है, किसका फ्यूचर है, किसका जमाना है, इस पे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। दूसरी बात, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्स्ट है। मतलब जो हमने आज तक पढ़ा उसका कभी यूज ही नहीं हुआ। जो हम कन्वर्सेशन करते हैं इसके अलावा कोई यूज नहीं हुआ, हमने कभी उस पर डिस्कस भी नहीं किया और ना कभी करना भी चाहते हैं। तो हमारे जो एक्टिविटी है वो भी निल है। उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे का जो डेवलपमेंट होना चाहिए अब तो स्कूलों में करने लगे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनके पास टाइम ही नहीं अपने बच्चे को। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और आप सेशन लेते होंगे तो ऐसे पेरेंट्स होते होंगे जो अपने बच्चे को शायद ही पूरे दिन में आधे घंटे या 15 मिनट दे पाते होंगे। तो डेवलपमेंट की बात ही नहीं, वहाँ सोचने की बात ही नहीं। और वो अपने हिसाब से कितना डेवलप होता है आप जानते हो, जिस तरह का माहौल होता है उसी तरह का डेवलपमेंट होता है। तो आज जैसे इंडिया गोल्ड मेडल में कितना पीछे है, चाइना बहुत आगे है, उसका कारण ये है कि वहां पर 2 साल 3 साल के बच्चे के होने के बाद उस पर वर्किंग चालू कर देते हैं। मतलब माँ बाप कोच पूरी फैकल्टी उस पर लगी होती है और तब जाके वो गोल्ड मेडल आता। मतलब 15 साल 20 साल मेहनत करने के बाद। और यहाँ क्या होता है, जब हम 10th 11th 12th एक ग्रुप बनता है और वहां पर हम डिस्कस करते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो इस तरह से बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट नहीं हो पाता। कुछ उसमें से बहुत अच्छे होते हैं, जिनके ब्रेन अच्छे होते हैं वो तो डेवलप कर जाते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं डेवलप कर पाते। तो हमें सभी चीज A to Z, जैसा आपने कहा आगे उसके बाद बनने के लिए, उसके लिए मैं जब डिस्कस करता हूँ और मुझसे कोई पूछता तो मैं कहता हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ताकि वो इंटरेस्ट, मतलब अगर आप किसी काम को बिना पैसे के कर सकते हैं यानी आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर आप बिना पैसे, आपका फोकस पहली प्रायोरिटी अगर आप पैसा नहीं है, आपका पैसन है, तो डेफिनेटली आपके गोल ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। वो आपके तब भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे और 20 साल बाद आगे भी रहेंगे। लेकिन चार्म में लोग बहक जाते हैं कि नहीं वो चार्म बढ़िया है, वो फ्रेम बढ़िया है, वो औहदा बढ़िया है, उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे जो ड्यूटीज हैं उसको नहीं निभाना चाहते। तो ये डिफरेंस है, नॉलेज की कमी होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। सर उसी के ही तो कारण है, आपने कितने न्यूज सुने कि एक इंसान आईएएस बन जाता है, उसके 5 साल बाद वो आत्महत्या कर लेता है, जी सुसाइड कर लेता है, राइट। एक इंसान इतना बड़ा एक्टर बन जाता है, उसके बाद जाके कोई सुसाइड कर लेता है। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपनी बात बताऊं, मैं आज इस करियर में हूँ, लाइक दिस इज द ओनली करियर। मैंने अपनी लाइफ में 5 करियर चेंज किए हैं। उस 5 में से ये एकमात्र ऐसा करियर है जिसमें 18 साल निकाल लिए मैंने। मतलब आप सोचो, टोटल मेरे ख्याल से 27 साल हो चुके हैं मेरे को काम करते करते। 27 में से 9 साल मैंने बस एक्सपेरिमेंट करने में निकाला। उस एक्सपेरिमेंट में फौज भी था, आर्मी 6 साल मैंने निकाले आर्मी में, राइट। लेकिन मैंने प्रहार मूवी देख के मेरे को आया कि यार मैं फौज ज्वाइन करूंगा। मेरे को बंदूक चलाने का बड़ा शौक था। जी जी। चलो बंदूक चलाऊंगा यार, बंदूक चला, मैं फिल्में देखता था बहुत, तो मैंने बोला चलो बंदूक चलाने का मौका मिलेगा। बट वहां वो आपको कैसे चलाते हैं और दौड़ाते हैं, उसके बाद जाके बंदूक आपको देते हैं, तब तक इच्छा ही खत्म हो जाती है आपकी बंदूक चलाने तो वो उसके अंदर घुसने के बाद काउंसलिंग में, जैसे आप तो काउंसलर भी हो मेरे ख्याल से, तो जब आप काउंसलिंग में बच्चों से, मैं जब बच्चों की काउंसलिंग लेता हूँ तो उनसे पूछता हूँ क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर ये स्किल सेट है, क्या तुम स्ट्रेस ले सकते हो, क्या तुम किसी की सुन सकते हो, क्या तुम बेइज्जती झेल सकते हो। ये सारे पॉइंट्स है। अगर ये इसमें 10 में से 8 तुम कर सकते हो ना तो तुम जाओ। 10 में से अगर 7 भी हो रहा है ना तो तुम एक बार सोचो, और 10 में से 6 ही हो रहे हैं तो ये इसके लिए तुम लायक नहीं हो, और अगर लायक नहीं हो तो वो बाकी 3-4 जो है उसको डेवलप करने का मादा रखो और आगे बढ़ो, अगर पैशनेट हो तो। लेकिन जब उनको सच्चाई बता देते हैं ना तो आधे से ज्यादा लोग तो पीछे हो जाते हैं। और एक और बात देखो, हमारे देश में रिस्क लेने की प्रथा बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं सेफ गेम। अच्छा, यहाँ पे पेरेंट, एज ए पेरेंट मैं खुद की भी बात करूं, पेरेंट्स की गलती नहीं है। पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट चीजें मिल जाए, वो कहीं पे भी डिसहार्टेड ना हो, वो कहीं फेल ना हो। जबकि मेरा मानना उल्टा है। मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसा पाला है कि मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे, और मेरे डैडी ने मेरे को इस तरीके, मेरे उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि यार ये मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। अगर उन्होंने वैसा मुझे बड़ा नहीं किया होता तो मैं शायद आज इस मुकाम में नहीं। आज मुझे फेलियर से डर नहीं है। आप देखो 90% लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है ना,
आज मैं अविनाश से मिला नहीं हूं, बट अविनाश को देख के मैं बोल सकता हूं इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे होंगे। उसके चेहरे की वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। जो लोग फेल होते हैं ना वो ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो हमेशा पास होते हैं ना उनके अंदर हमेशा एक डर बना रहता है कहीं हार नहीं जाओ। तो ये जो हारने से बचने का जो रास्ता है ना, ये जो ढूंढने का जो प्रवृत्ति है, इसको खत्म करना पड़ेगा। हमारे स्कूल्स में हमें सफल होना सिखाते हैं, असफल हो जाए तो क्या करना उसके बारे में नहीं सिखाया जाता। टीचर्स भी हमेशा सफल होने के पीछे पड़ा रहते हैं। आई एम फॉर्चुनेट, मेरे लाइफ में जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मेरे स्कूल में जो क्लास टीचर बनी थी अमृता श्रीवास्तव मैम थी, उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया है। भले ही मुझे आउट ऑफ 135 मार्क्स आ रहे हैं, एकदम बॉर्डर पे मैं पास हो रहा हूं ना, तो मैम बोलती थी बेटा तूने इतना भी कर लिया ना बहुत बड़ी बात है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कोई भी सेशन में जाके स्टूडेंट से पूछना है ना, जैसे आप एक एवरेज स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल या एक एवरेज स्कूल में जाके बच्चों से पूछना अंग्रेजी समझ में आती है, कितने लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, तो आप देखना मेरे ख्याल से 30 to 40% लोग हाथ खड़ा कर देंगे। फिर मैं उनसे पूछता हूँ व्हाट्स योर नेम, बड़ा तरीके से जवाब देता हूँ। ओके, मैंने बोला वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, यू आर फ्रॉम इंदौर, नो सर आई एम फ्रॉम बैतूल। बोले वेरी गुड, व्हाट्स योर फादर नेम, तो अपना फादर नाम बताओ। अच्छा व्हिच स्कूल यू हैव स्टडीड, यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो बोलता है यस सर। बोले भैया तुम्हें इतनी तो अंग्रेजी आती है ना, तुम क्यों झूठ बोल रहे थे? बोले नहीं सर उतना नहीं आता। तो यार कोई पहली बार मिलता है तुमसे, कोई टेस्ट लेगा, अंग्रेजी की टेस्ट नहीं लेता है। तो हमें हमारी जो आपने अविनाश ने बोला ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सिस्टम होना चाहिए, जो आता है उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको, और जो नहीं आता है उसके ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अभी क्या हम पूरी तरीके से खाली होकर बैठे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है मालूम, इस वजह से बच्चे इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, दे आर अफ्रेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। And I really like the name of Avinash Singh's institute, Yes Academy. ये जो S, ये एटीट्यूड है ना, वो खत्म हो चुका है। बच्चों को ये करोगे नो, ये जाओगे नो, ये आता है नो। ये नो क्यों बोलते मालूम? क्योंकि उनको पता है अगर मैंने ये बोल दिया हाँ अंग्रेजी आती है, तो पता चला ये अंग्रेजी में मुझसे बात करने लग जाए। वो डर, उस डर को खत्म करना है। मैं अपने कॉलेज के सेशन में एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हें बेइज्जत होने से डर लगता है? यार आप मानोगे नहीं, 100% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हाँ सर बेइज्जत होने से डर लगता है। मैं बोला यार इतनी सी उम्र में ऐसी कौन सी इज्जत कमाने जो चली जाएगी, सबसे पहले कुछ कमाओ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके ऊपर अगर बच्चे काम करें ना, दे कैन एक्चुअली कैन डू ग्रेट थिंग्स। और जो हमारा टॉपिक है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, अभी भी देश में जॉब की कमी नहीं है। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला था। जॉब की कोई कमी नहीं है, जॉब भर भर के पड़ा, बट एक्चुअल कैंडिडेट नहीं मिल रहे ना। हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल बिल्कुल सिर्फ इसी मुद्दे पर था कि विल यू अग्री विद दिस फैक्ट कि हमारे देश में शायद जॉब्स की कमी नहीं है, बल्कि कैंडिडेट्स में विलिंगनेस टू डू द वर्क की कमी है। तो हाँ अविनाश सर, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि क्या ये बात एटीट्यूड और विलिंगनेस की है? सर ने ही कंटिन्यू किया तो सर ही करेंगे, फिर हम आएंगे सेकंड। अच्छा तो देखिए, जो जॉब की बात अगर मैं करूं, 2009 में रिसेशन आया था, ठीक है, फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में नहीं आया था, बट अभी कोरोना के बाद हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप जानसी एक बात बताओ मुझे, आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, राइट? लेट्स से आप 10 लोगों को आपने रिक्रूट कर रखा, 10 आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप उनको भर भर के सैलरी दे रहे हो, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद आपको ये रियलाइज होता है इसमें से 3-4 लोग ऐसे ना बहुत मक्कारी करते हैं, पर ठीक है ये लोग फिर भी काम तो आ ही जाते हैं थोड़े बहुत, चलने दो, अब नए लोगों को कहां लेके आओ। अब एकदम से दिक्कत आई कि आप इन 10 लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे, ठीक है। अब आपको एक डिसीजन लेना है, यार 10 में से 2-3 लोगों को निकालोगे, आप किन को निकालोगे? हाँ राइट है ना, आपको डिसीजन लेना बहुत आसान है। यार कोई भी कंपनी अपने बेस्ट एम्प्लॉय को किसी भी हालत में नहीं निकालेगा। हाँ,
ट्रू। हमारे देश में प्रॉब्लम एक है, मैं जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज में जाता हूं, मैंने देखा है 90% लोग ना रो रो के काम कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं ना, दे आर नॉट एंजॉयिंग दैट वर्क। ट्रू। और जब आप रो रो के काम करो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हम मेहनत क्यों करते हैं, तो बोलते हैं मेहनत कमाई के लिए करते हैं, पैसों के लिए करते हैं। बोला नहीं, हम मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो काम कर रहे होते हैं, वी आर नॉट एंजॉयिंग दैट वर्क, दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग हार्ड। बोला शादी बारात में धूप में कभी डांस किया है? बोला हाँ। कितना एंजॉय करते हो उसको, इतनी मेहनत लगती है, उसके बावजूद भी थकते नहीं हो। तो सबसे जरूरी चीज है कि एम्प्लॉयबल होना जरूरी है, और एम्प्लॉयबल होने के लिए अब आपको एक एक्टर भी बनना है ना, तो एक्टर बनने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। बच्चा क्या दिखता है मालूम? अरे इतना नेम, इतना फेम मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, बस उससे आगे जाता नहीं। वो बेचारे 24 घंटे 48 घंटे कंटिन्यूस काम करते हैं, 2-2 घंटे की नींद निकालते हैं लोग। उसके अलावा उनको कितना मेंटेन रखना पड़ता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। और जब वो उनके बाप मत्थे आते तो फिर वो घबरा जाते हैं। एम आई राइट अविनाश? राइट राइट राइट, एकदम एब्सोल्युटली राइट सर। तो कंपनीज में अगर आपको आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, सीधी सच्ची बात, देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। अगर आपने खुद से कॉम्पीट कर लिया, खुद को अपडेट कर लिया, तो आपका होना तय है, कंपनी हाथों हाथ ले जाएंगी। अब जैसे बाइजू जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, कई लोगों को उसका वर्क कल्चर अच्छा नहीं लगता। मैं तो बोल रहा हूँ इनिशियल स्टेज में आपको बाइजू जैसे कंपनी, और बाइजू जानबूझ के नए बच्चों को रिक्रूट करता है। वो एक्सपीरियंस लोगों को ना 3rd या 4th कैटेगरी में रखता है, मतलब अब जो ऊपर वाले मैनेजमेंट है ना, उधर रखता है। जो ग्राउंड लेवल में काम करने वाले बच्चों को चुनता है, बच्चों को मतलब नए नए ग्रेजुएट्स अभी बाहर निकले हैं। क्यों? कि उसको 100 में से ना 30 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो जेम होते हैं, और उन 70 लोगों को तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, 3-4 महीने में वो लोग बाहर हो जाते हैं। तो मेरा कंसर्न उन 70 लोगों के लिए कि तुम डिसाइड करो जिंदगी में इस एज में मजे करना है और जिंदगी पर धक्के खाना है, या इस एज में धक्के खा लो और जिंदगी पर मजे करो। डिसीजन आपको लेना है, अपने आप को तैयार करो, नौकरी की कोई कमी नहीं है। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। राइट। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल था, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसको दोबारा दोहराया ना जाए कभी, ऐसा ऐसा टाइम ना आए कि कभी दोहराए लाइफ में। जो कोविड जैसा फेस आया था, ये इतना बड़ा, इतना डरावना फेस था कि इसको रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। और वहां पर रिसेशन आया, रिसेशन बहुत बड़ा आया, बहुत सारे लोग की जॉब गई। लेकिन उसी जगह पे एक कंपनी को तो सरवाइव करना ही है, लेकिन उसको छटनी भी करना है, निकालना भी है। तो जो मान लेते हैं कि हम 3 उस कंपनी में हैं और वर्क कर रहे हैं सेम टाइम में, कंपनी को एक ही आदमी को या 2 आदमी को पैसा देना है या 1.5 आदमी को पैसा देना है। अब उसमें से उन्होंने मुझको और आपको निकाल दिया, और उसके बाद केवल इनको रख लिया, और जो सैलरी थी उससे ज्यादा उनको सैलरी दी, क्योंकि वो हम दोनों से ज्यादा स्मार्ट थे। तो वहां पर काबिलियत को खरीदा गया, जो काबिल था उसको जॉब मिली। और जॉब्स की कमी नहीं है, मैं जॉब्स के लिए कहता हूं जॉब 2 तरह की है, एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जॉब है पूरे इंडिया में 5% है, और दुनिया की कोई भी कंट्री 100% जॉब किसी को दे ही नहीं सकती, कोई बनी ही नहीं आज तक। आपको खुद अपने आप को क्रिएट करना पड़ेगा। आज आपको जॉब चाहिए, जॉब आपके एजुकेशन और आपके जो आपकी नॉलेज है उसी से होता है। लेकिन जॉब करने के लिए क्या, आप बाजार में खड़े हो जाओ, लेबर मंडी में खड़े हो जाओ, 350 का भाव है, 300 में जॉब कर लो। जॉब की कमी है क्या? जहां पर चाइल्ड लेबर होता है, जहां पर बाल श्रम होता है, उस कंट्री में कौन सी जॉब की कमी? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपके स्किल कितने अच्छे हैं। अभी गूगल ने 15 साल के लड़के को 1.5 करोड़ के पैकेज पे लिया। हम 15 साल की एज में हमको तो पता भी नहीं होता जॉब का मतलब क्या, जे का मतलब क्या। वो डिपेंड है कि आपके एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका माहौल कैसा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हर आदमी को अपडेट होना हुआ, लाइक ए ऐप। मैं अपनी ट्रेनिंग में एग्जांपल देता हूं कि ऐप ऑटोमेटिक एक नोटिफिकेशन आ जाता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, जो हम जैसे लेवल, हम लोग को तो, हम इतना जानने के बाद भी हमको रात में एक बार वर्कआउट करना पड़ता है, सेशन से पहले वर्कआउट करना पड़ता है अपने आप को, कि कोई ऐसा ना क्राउड में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो मुझे ही ना पता हो। तो
आदमी को अपडेट करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे टाइम में इंटरनेट नहीं था, जो सबसे मोस्ट पावरफुल थिंग जो आज की डेट में हम कैरी करते हैं, मोबाइल इतना सस्ता है, आज की डेट में इंटरनेट इतना सस्ता है कि आपको हर चीज आपके डोर स्टेप पे, आपके घर में आपको मिल रही है। केवल आपको सही लोगों, सही कम्युनिटी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सर हो गए, जो गाइड करते हैं आपको सही जगह तक पहुंचाने के लिए, उनको आपको एज ए गुरु, अपना मेंटोर मान के फोकस करके आगे बढ़ना है। तो आप काबिल बनेंगे, और काबिल बनेंगे तो जॉब मिलेगी, जॉब की कमी नहीं है। आज हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आज मेरी एजुकेशन नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो हमने अपने आप में बिल्कुल स्किल बिल्कुल। डेवलप किया। हम्म। और जो भी स्किल डेवलप करेगा, पैसे की कमी नहीं है। पहले तो दो ही तीन सेगमेंट थे। आज मैं कल अभी एक बच्चे को देख रहा था डांस करते हुए, जब इंडियन आइडल आया, डांस इंडिया डांस आया, अपना मास्टर सफ आया, मतलब अनलिमिटेड स्कोप है। मुझे तो रिसेंट में जब मेरी बहन ने जॉब किया एनजीओ में, तो पहली बार पता चला एनजीओ भी जॉब देती है। मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो मतलब आज अनलिमिटेड फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा शुरू से इस चीज पे फोकस कर रहा है कि जिस दिन मैं जॉब के लिए तैयार होऊंगा, उस दिन का कल्चर या ट्रेंड क्या होगा, अगर उस पर वर्कआउट करते हुए जा रहा है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आजकल एक और बहुत बुरा ट्रेंड चल निकला है स्टार्टअप्स का। जी। हर जो जो कम पढ़ने वाला बच्चा ना, वो यही सोच के चल रहा है मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, और स्टार्टअप के नाम पर वो चाय चाय के ठेले के अलावा उससे ज्यादा सोचता नहीं। राइट, इसके बारे में भी बच्चों को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। उन देखो, स्टार्टअप मीन्स यू आर अ एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर स्किल्स तो डेवलप करो खुद के अंदर, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको काम जरूर करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ मैंने जब अपना इंस्टीट्यूट इंदौर में शुरू किया था, तो मेरे साथ मैंने दो तीन नए बच्चों को इसलिए रखा था कि उनके अंदर एनर्जी है, ठीक है, जोश है, उत्साह है। और मैंने जस्ट फ्रेश एमबीएस को मैंने लिया, उनको मैंने ट्रेनिंग दिया, एंड दे बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर। बहुत अच्छे ट्रेनर बने। 4 साल बाद मैं क्या देखता हूँ, आई वाज शॉक्ड। इनके अंदर इतना ईगो आ गया, इनके अंदर इतना अहम आ गया है कि मतलब उनको रेस्पेक्ट के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। वो एक जो चाय बेच मतलब चाय पिलाने वाला जो बंदा है, वो करीब करीब मेरे एज का है, उसको ओए करके बुलाता है। मैंने अपना करियर में शुरू किया था एज एन ऑफिस बॉय। तो मेरे यहाँ पे जो चाय देने वाला बंदा है ना, मैं उसको बेटा करके बुलाता हूँ, बहुत प्यार से उसको ट्रीट करता हूँ। बेइज्जती क्या होती है मैंने चाहा है। बट ये जो नए बच्चे आ रहे हैं, जिनको डायरेक्ट व्हाइट कॉलर जॉब मिल रही है, जिनको डायरेक्ट, क्योंकि एमबीए करके जैसे वो ट्रेनर बना, आजू बाजू सारे बच्चे हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हाय सर, हाउ आर यू सर, सर सर सर, वो सराते रहते हैं। और फिर उसके बाद उनको कोई अगर जोर से बोल दे कि तुमने गलत किया, वो सह नहीं पाते। तो ये सहन शक्ति भी डेवलप करना जरूरी है। वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आज के तारीख में हम सब लोग मिस कर रहे हैं। बच्चों को, पेरेंट्स को देख लो यार, मेरे डैडी मेरे टीचर्स को बोलते थे हड्डी पसली इसका एक कर देते, उसको तोड़ मरोड़ देना, लेकिन उसको सही करना। आज मेरी बेटी को थोड़ा जोर से कोई टीचर बोल देते ना, मैं अंदर से तिलमिला जाता हूँ। तो हर किसी के अंदर सहन शक्ति कम होती जा रही है, पेशेंस कम होता जा रहा है। तो ये भी डेवलप करना एक बहुत बड़ी जरूरत है। राइट। अभी जैसे सर आपने कहा ना कि आज हर कोई स्टार्टअप्स के लिए जा रहा है। अब क्या हुआ है, कुछ ऐसे स्टार्टअप जो इंडिया का एक कल्चर था, और इंडिया में बहुत अच्छे स्टार्टअप्स डेवलप हुआ और एक ब्रांड आइकॉन बन के सामने आए, लेकिन वो स्टार्टअप्स पॉइंट्स में है, मतलब 0.5% में है। 99.5% स्टार्टअप फेल हैं, जिनके अंदर $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके बाद भी ये लोग मिस कर जाते हैं। अभी जैसे आपने एक्टर करने की एक्टिंग की बात की, तो एक्टर को रियल एक्टर बनने के लिए अगर उसको ढाबे पे वेटर बनना है, तो वो रियल में जाके ढाबे पे 1-2 महीने जाके वर्किंग करता है। और जो सबसे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, वो बढ़िया फाउंडेशन से निकल के आए हैं। उन्होंने हर चीज पहले अंदर सीखी, समझी, और उसके माइनस चीजों को, जो जो उसके अंदर की कमियां थी, उसको लाके अपने अपने चीजों में डेवलप किया। अमेजॉन से सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स जो एक्स एम्प्लॉइज है वो निकल के आए। और एक लाइन है जो स्टार्टअप्स के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं,
तब आप बड़ा स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। जो कोई वेरी प्रॉब्लम है अगर आप उसको सॉल्व करने का सिस्टम कर रहे हैं, तो ये मेन वेरी फोकस है। और इसके लिए भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव सोच लानी पड़ेगी, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात उन सब लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो ऑलरेडी सक्सेस हैं, और उनके सिस्टम में आपको कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़ेगा, और वहां सीखने के बाद ही आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। और उसके लिए आपको प्रॉब्लम में घुसना पड़ेगा। बिल्कुल। आज जो आप बोलो बिल्कुल सही है, जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है स्पेशली इन इंडिया, वो सारे सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, राइट। दे आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। लेकिन इनके अगर मालिकों की बात करें, इन्होंने कभी ना कभी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेली है खुद के ऊपर, झेली है, या तब उस जगह करते हुए। एग्जाम्पल के तौर में करते आपके साथ हैं। जॉब कर रहा हूँ, और जॉब करते करते मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है, और आपने उस चीज को नहीं किया, और मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने आप में डेवलप हो गया, तब मैंने आके ट्रू, किया। ट्रू, वेरी ट्रू। राइट राइट राइट, इंडीड। थैंक यू सो मच कैप्टन एंड अविनाश सर, आप दोनों ने बहुत ही अच्छा इनपुट दिया मेरे सवाल के लिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, अब मैं थोड़ा फिगर्स पर आकर बात करूंगी, दैट अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल बाय इंडियन एक्सप्रेस ऑन वर्किंग वुमेन ऑफ इंडिया, तो स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि इंडिया अभी is at 21%, like the lowest female participation rates in the world. हमारे लगभग 79% जो इंडियन वुमेन है एज्ड अबव 15 years, वो तो जॉब के बारे में सोच भी नहीं रहे आज के टाइम में भी। तो हाउ कैन दिस बी चेंज्ड, और ये इसकी वजह क्या है, पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, और हाउ कैन दिस बी चेंज्ड, इस सिनेरियो को हम कैसे बदल सकते हैं, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। तो अविनाश सर। एक्चुअली में मेन क्या है, मेन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, दिक्कत हमारे अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है कि जैसे मेरी वाइफ हैं, तो उनके अपने काम हैं, अपने शेड्यूल्स हैं, उस शेड्यूल्स को निकाल नहीं पाते, उस शेड्यूल से वो टाइम नहीं निकाल पाते। जैसे कि आप 8 घंटे की जॉब नहीं कर सकते, तो क्या 1 घंटे का आप कुछ नहीं कर सकते? 2 घंटे का आप कुछ नहीं कर सकते? 4 घंटे का नहीं कर सकते? क्या वो टूल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं मैं? आज आप बाहर की कंट्री में जाओ तो वो एरोबिक्स का टाइम सेट है, उनको अपनी बॉडी पे उनको टाइम देना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आज हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल में आधे घंटे के लिए जिम नहीं कर रहे ना आधे घंटे के लिए योगा कर रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल में इतना टाइम बिजी है। अभी कल ही मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, क्या मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हम कहा आप 40+ हो चुके हो, और जिस तरह से हम लोग का खाना पीना कल्चर और प्रेशर है, तो 50 तक का कहानी खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले आप फोकस करो। तो क्या मेरे पास टाइम नहीं, कितने बजे सो के उठते हो? क्या मैं 5:30 बजे सो के उठ जाता हूँ। हम कल से 5 बजे उठना चालू करो, आधे घंटे वहीं से मिल जाएंगे आपको। तो दिक्कत यहाँ पर है कि जो लोग काम भी कर रहे हैं, जो लेडीज काम भी कर रही हैं, मैं जानता हूँ ऐसे जो स्कूल में जाके मात्र 5-6 हजार रुपए की जॉब कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ प्रोवाइड होने के बाद भी वो नहीं कर रहा। आज की डेट में ब्लॉगर्स, ऐसी चीजें जहां से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो कम टाइम में भी, ये सारी चीजें होने के बाद भी। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं करना ही नहीं चाहता। तो अगर मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं इस सेशन में नहीं आना चाहता, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस सेशन में नहीं ला सकती। पैसा देने के बाद भी, क्या आप ऑफर करो कि नहीं आप पैसे भी ले लो, और नहीं मेरा मन ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। तो जो जिसको नहीं करना है तो उसको नहीं करना है, और जिसको करना है, हमारे यहाँ अभी एक एथलीट थी जिसने पार्टिसिपेट किया किसी दूसरे गेम के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे उस चीज को करने के लिए, केवल उसके पास जूते थे खरीदने के लिए। तो उसने केवल जूते खरीद कर रनिंग स्टार्ट की। मतलब आप करना चाहते तो आपके पास कोई बैरियर नहीं है, और आप नहीं करना चाहते तो आपके पास हजारों बैरियर्स हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कर कम है, मुद्दा ये है कि वो कर नहीं रहे, और कर रहे हैं तो आज अभी टिकटॉक का फैशन चला था। मुझे बताइए कौन ऐसी हाउसवाइफ या लड़की या लड़का था जो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ था? हर कोई इन्वॉल्व हुआ था ना, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो इसी तरह जैसे वहां इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, दूसरी जगह इंटरेस्ट क्रिएट करके आप चीजों को बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो समय है वो आपको 8 घंटे 6 घंटे देने, 1 घंटे 2 घंटे में बहुत सारी चीजें जहां पर आप अपने आप को इन्वॉल्वमेंट देके एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं, कि ये जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि चाहते नहीं है। दूसरी बात, औरतें खुद ही अपने आप को कमजोर समझती हैं, मतलब खुद ही वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत ही जीता जागता एग्जांपल देता हूँ। मैं डीएवी में एक एफडीपी प्रोग्राम ले रहा था, कुछ 1 साल 2 साल पुरानी बात है, कोविड से जस्ट पहले की बात है।
अब कई बार एफडीपी प्रोग्राम में मेरे बहस होते हैं, क्योंकि वो जो नाम के आगे जब डॉक्टर लग जाता है ना, तो वो डॉक्टर लगने के बाद इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। उसको लगता है कि बस मैं ही हूं, और वो डॉक्टर कैसे लगा है वो खुद ही जानता है, राइट? तो मैं ऐसे कुछ लोगों की क्लास में रहा, तो मैंने एक बात माइंडसेट के ऊपर बात बोला। मैंने बोला हम जो पढ़ते हैं समझते हैं उसको कितना इंप्लीमेंट करते हैं, लेट्स सी क्या है। तो मैंने उनको बोला आप एक वेग तस्वीर बना दो, ऐसे राउंड राउंड करके एक तस्वीर बना दो, एक इंसान दिखना चाहिए, ठीक है, और वो एक पायलट होना चाहिए, एक पायलट की तस्वीर बनाओ और उसको नाम दो, कोई सा भी नाम दो। बस शर्त ये है कि अपने नियर एंड डियर वन का नाम नहीं होना चाहिए, बच्चों का नाम नहीं होना चाहिए, दोस्तों का नाम नहीं, कोई भी एक नाम दो। फिर मैंने बोला एक पुलिस ऑफिसर का बनाओ, तो पुलिस ऑफिसर का बना, राइट? फिर मैंने बोला एक आर्मी ऑफिसर का बनाओ, तो एक आर्मी ऑफिसर का, मतलब वो तस्वीर ऐसा होना चाहिए कि एक टोपी या एक डंडा दे दो तो लगेगा ऐसा। ऐसे 3-4 प्रोफेशंस मैंने उनको बोले, ठीक है। उसमें से एक टीचिंग प्रोफेशन भी बोला, एक प्रोफेसर बनाने के लिए बोला, ठीक है। अब मैंने बोला सबका नाम दे दिया। अब मैंने बोला जितनी लेडीज थी वहां उनसे पूछा क्या नाम दिया है, मेजोरिटी लेडीज प्रोफेसर को छोड़ के सबका नाम आदमियों का नाम दिया। ये तो हमारा माइंडसेट है कि एक पुलिस ऑफिसर लड़की नहीं हो सकती, लड़की खुद ही सोचती है। एक पायलट लड़की नहीं हो सकती, ये लड़की खुद सोच रही है, एक औरत खुद सोच रही है। तो सबसे पहले हम ये जो, मैं आपको एक सच बताऊं, मैं पूरे औरतों से गिरा हूं, मेरे घर में सभी औरतें हैं, राइट? मैं अकेला आदमी हूं। मैं एक 5 साल की बच्ची से लेके तो 70 साल की मेरी मम्मी जो है, उन सबकी पर्सनालिटी को मैं जब एनालाइज करता हूं, मैंने देखा है कि औरतें जो काम कर सकती है ना, वो आदमी कर नहीं सकता। और अनफॉर्चुनेटली औरतों को ये पावर मालूम नहीं, राइट? आप मुझे बताओ, अविनाश जी आप भी बताओ, आप दिन भर सेशन लो, सारी चीजें करो, उसके बाद घर जाओ और अपनी बीवी का इंतजार करो, और वो जब पहुंचती है तो गरम गरम फुलके उसको बना के दो, ऊपर से अगर कभी आपको चिल्ला दे डांट दे वो भी सुन लो। क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है? मैं तो जाता हूँ सीधे पैर रखता हूँ कि जूता मुझे उतारना चालू करो। यस, ये हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, लेकिन एक लेडी करती है ये। वो एक बिल्कुल। लेडी दिन भर काम करती है, उसके बाद घर पहुंचती है, उसके बाद पति का टेंट्रम भी झेलती है, दूसरे घर वालों की भी इच्छाएं पूरी करती है, और उसके बाद रात के 11 बजे तक काम करती है, फिर अपना भी काम करेगी, फिर सोएगी। ये जो और पावर है सर इससे बड़ा एग्जाम्पल माँ है, माँ से तो बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं आप बताओ ना, माँ तो एक्सपीरियंस की बात कर, मैं तो बोल रहा हूँ एक जनरल वर्किंग लेडी की बात कर रहा हूँ। 22-23 साल की एक लेडी भी जो है ना, उसके अंदर भी इतना पेशेंस होता है। तो सबसे पहले औरतों को अपने खुद की पावर समझ, अच्छा जो समझ लेती हैं वो इतना समझ लेती हैं कि उनके अंदर फेमिनिज्म आ जाता है, उनको फिर हर आदमी पूरा लगने लगता है, फिर वो हर आदमी से कॉम्पीट करने लग जाए। तो ये एक्सट्रीम लेवल को छोड़ के हम आदमी औरत बाद में, सबसे पहले एक इंसान है, एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान को रेस्पेक्ट करो, और एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के साथ कॉम्पीट करो। ये जहनियत हमको डेवलप करनी पड़ेगी, और ये भी सिंपल सी बात है, एजुकेशन से आएगा। मैं सख्त खिलाफ हूं ये जो गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल, इसके सख्त खिलाफ हूं। मेरे कम्युनिटी में मैं कई लोगों से लड़ता हूं इस मामले में कि ये जो बॉयज स्कूल का कंसेप्ट है ये बकवास कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूं, राइट? और ये गर्ल्स स्कूल का कंसेप्ट, इससे आप लोगों को अपने आप ही अलग कर रहे हो, कोएग्जिस्टेंस नहीं सीख पाते, अपने आप भी डिवाइड कर रहे हो। और एक टाइम आता है जब उनके अंदर ये सब चीजों की ऐसी इच्छा होती है और वो गलत रास्ते पे जाते हैं, गलत तरीके से उसको पाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरी बेटी जो है अभी 7th में है, ठीक है, मैंने कहीं पे भी उसको किसी से भी हेजिटेट होते हुए नहीं देखा। जबकि मेरी एक कजिन है, वो उसने अपनी बेटी को बॉयज गर्ल्स स्कूल में डाल रखा है, उसको लड़कों से बात करने में उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है ना। तो ये सारी चीजें बचपन से ही, स्पेशली मैं तो बता रहा हूँ हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट के बजाय विमेन को अपने आप को जानने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अभी मैं एक फिल्म देख रहा था, रश्मि रॉकेट, उस फिल्म को देखते हुए मैं, एक प्रेग्नेंट लेडी दौड़ने के लिए तैयार हो गई। वो क्यों तैयार हो गई? क्योंकि उसके सामने वो परिस्थितियां आई, वो परिस्थितियों को उसने फेस किया और उसके बाद आगे बढ़े।
परिस्थितियों से बचे नहीं, प्रॉब्लम से बचे नहीं, और कभी अपने आप को कमजोर ना समझे। जितने भी यहाँ पे लेडीज सुन रहे हैं, जितनी भी औरतें सुन रही, जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, एक बात मैं बता दूं, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। आज आप लोगों की वजह से हम हैं, हम इतने खुश हैं, हम इतने फिट हैं, उसके वजह आप लोग हो। तो अपने आप की भी रेस्पेक्ट करना सीखो। दैट्स व्हाट माय मैसेज इज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अविनाश सर, इतने अच्छे से सवाल का जवाब देने के लिए। एंड आई थिंक इट्स अगेन अबाउट माइंडसेट, कि महिलाओं में भी माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है। और व्हाट आई बिलीव इज कि ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो भी रहा है, कि हमारी दादी नानी ने देखा कि नहीं, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी, वो उनने हमारी माँ को सिखाई। हमारी माँ ने समझा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो वो चीज हमारे अंदर डाली गई। तो इट्स लाइक कि आई थिंक जनरेशन टू जनरेशन चेंज आ रहा है माइंडसेट में। और मैं हाँ, हमें इसको इसमें एक बात बोलना चाहूंगा। मैं अपनी मौसी से मिलता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरी मौसी पढ़ी लिखी नहीं, वो 5वीं कुछ पढ़ी हुई है, हाँ मैं हाँ उनसे देखता, वो इतनी शार्प है उनका माइंड, मतलब मेरे फूफा जी से बेहतर वो काम करती हैं, बट वो फूफा जी मानने को तैयार नहीं, वो सुनते नहीं उनकी सुनना। और खैर मैं उनको बोल भी नहीं सकता वो सब, लेकिन जब मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो चीजों को मैनेज करके चलती है ना, अगर वो पढ़ लिख जाती तो वो इंदिरा गांधी से कम नहीं होती। तो हमारी कई औरतें जो है इंदिरा गांधी बनते बनते रह गई। ट्रू ट्रू, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी, लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि व्हाट एजुकेशन कैन डू, क्योंकि और सिर्फ ये चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा गया। अपॉर्चुनिटी और अवेयरनेस का एक सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अगर 1960 से 1990 तक का समय देखा जाए, तो एक छत्र राज किया है कुछ सिंगर्स ने, एक छत्र राज किया है 30-40 साल तक। आप उंगलियों में गिन सकते हो, उतने ही सिंगर होते थे, वो ही गाते थे, किसी और को आने नहीं दिया उन्होंने कभी। आज आप देखो, हर फिल्म में हर एक नया सिंगर आता है। पता नहीं अब तो मतलब गाना सुन के समझ में नहीं आता ये अरिजीत सिंह ने गाया है या ये जुबिन नौटियाल ने गाया है, समझ में नहीं आया। तो बात बिल्कुल सही है। आज के तारीख में जो अभी अविनाश ने बोला ना, ये जो अभी जमाना चल रहा है ना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे आपके साथ मतलब क्या कहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनेट है, दुनिया से आप कनेक्ट हो सकते हो। अगर अभी भी आप सफल नहीं हुए, अभी भी आप इन सारे एक्सक्यूजेस में बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आपको काम करने की जरूरत है अपनी। मैंने केवल एक ही चीज को ऑब्जर्व किया, जब भी मैं देखता हूँ कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब कर रहे हैं तो वो मेट्रो सिटीज में है, या उन्होंने शिफ्ट किया है, या उनके ऊपर प्रेशर आया है तो अपनी वाइफ को उन्होंने फोर्स किया है कि तुम भी कुछ करो ताकि कुछ हमारी इनकम बढ़े। अदरवाइज तो मैंने सिलेक्टेड ही पर्सन, जो आजकल के जनरेशन है, अब जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो मैं पीछे की बात नहीं कर रहा, अब तो बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो अब पेरेंट्स उतने अवेयर हो गए कि नहीं, बेटी भी पढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, बेटी भी करेगी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुरानी ऐसे ही चलती चली आ रही, प्रेशर पड़ने पे ही वो अर्निंग के लिए सोचते हैं। राइट राइट राइट। तो सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि ये जो भी सिनेरियोज हैं, हाउ कैन दिस बी चेंज्ड? मतलब अल्टीमेटली मैं आपकी जो अभी तक आप लोगों की बातों से समझ पाई हूँ, चाहे मैन ले लें या वुमेन ले लें, यूथ में जो है आई थिंक विलिंगनेस की कमी है, राइट, टू डू द जॉब। तो हाउ कैन दिस बी चेंज्ड? हम कैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं टू गेट इन्वॉल्व इन जॉब, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि हाँ हमें कुछ करना है, जिम्मेदारी के साथ कोई जॉब में इन्वॉल्व होना है, उसे कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी बनानी है। तो ये माइंडसेट हम चेंज कैसे करें, या अपने डेली लाइफ में वो क्या स्किल्स हैं जो डेवलप करें जिससे हम आगे बढ़ सकें अपने करियर्स में? तो कैप्टन जेसन, मैं आपसे पहले इसका जवाब चाहूंगा। मैं दो लोगों को इसमें सबसे ज्यादा मतलब जिम्मेदार समझूंगा, और जिम्मेदारी उन्हीं को लेना चाहिए। पहले पेरेंट्स, दूसरे टीचर्स। ये दो लोग, ये दो कम्युनिटी ऐसी है जो बच्चों के अंदर ये सारी चीजें डाल सकती है। ठीक है, पेरेंट्स को देखिए, मैं जानता हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड में, इनफैक्ट मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तब से मैं कमाने लगा था, और मेरे पिताजी ने मेरे को कभी रोका नहीं इस बारे में। और मैंने जैसे आपको अपूर्वा श्रीवास्तव मैम का नाम लिया ना,
अमृता हाँ। श्रीवास्तव मैम ने मेरे को स्कूल में ये हमेशा मतलब 4 बच्चों के सामने बोलती थी, ये बच्चा देखो तुम लोग अपने फीस अपने पेरेंट्स से लेते हो, ये बच्चा खुद अपना फीस भरता है। उनकी वो जरा सी तारीफ मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर जाता है, राइट। तो आज की तारीख में क्या हो गया कि तू नौकरी करेगा, नौकरी, पहली बात कोई नौकरी छोटी नहीं होती, और शुरुआत में अगर छोटी नौकरी कर भी लिया ना तो कुछ नहीं। तो जब आप काम करते हो, जब आप मतलब वो चाइल्ड लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ प्लीज है यार, अदरवाइज मत लीजिएगा कि आप चाय के ठेले पे जाके काम करना शुरू करोगी, तो उसकी बात नहीं करता, एक्सपीरियंस करो। अगर आपको सीए बनना है ना, आगे चल के सीए बनना है, तो मैं मुझसे आके मिलो, मैं ऐसे कई सीएस को जानता हूँ जिनको असिस्टेंस की जरूरत होती है, 1-2 घंटे जाके काम करो वहां पे, सीखने के लिए, पैसों के लिए नहीं। सबसे जरूरी चीज है पेरेंट्स को ये चीज दिमाग से हटा देना कि बच्चों के दिमाग में पैसा 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 डालें। मैं आपको वो 3 इडियट का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। उसमें वो जो जिशान है वो बोलता है अपने पेरेंट्स से कि मैं इंजीनियर बन के खूब पैसा तो कमा लूंगा, बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा, मैं बड़ा बंगला बना लूंगा, लेकिन खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं फोटोग्राफर बन के शायद कम कमा पाऊंगा, छोटी गाड़ी लूंगा, बड़ा घर लूंगा, लेकिन मैं खुश रह पाऊंगा। तो सबसे जरूरी चीज है पैसों की मेंटालिटी से बाहर आए। आप काम कर रहे हैं, उस काम को एंजॉय। अब आप सोचो 8 स्टैंडर्ड में ही बच्चा सीए बनना चाहता है, उसको एक सीए फॉर्म में भेज दिया और रिक्वेस्ट कर रहा उनसे कि आप इसको कुछ सिखाने की, वो अगर 5-6 महीने में समझ गया भैया ये अपने बस की बात नहीं है, तो उसके पास काफी समय है और दूसरे चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। करेक्ट। चल ठीक है, तेरे को पुलिस में जाना है ना, ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है वो पुलिस में है, ठीक है, देखो एफर्ट पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, नो डाउट। जब थोड़ी देर जाके बैठ के देख क्या होता है, क्या पुलिस का प्रेशर क्या होता है, समझ जाएगा। वो तो फिल्मों में सिंघम को देखता है या चुलबुल पांडे को देखता है, उसको तो वही लगता है कि बंदूक मार के बस डिशुम डिशुम करना है। कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको नहीं मालूम, राइट। मैंने अपने बेटी को 2-3 एरोस्टेस से मिलाया, उन्होंने जब उनको जैसे समझाया ना, उसके बाद से उसने बोलना बंद कर दिया कि मेरे को एरोस्टेस बनना है। तो कहने का मतलब है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी, और इन दोनों के साथ एक तालमेल भी बिठाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को टीचर से बात करना चाहिए, टीचर्स को पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। क्या होता है, चलो टीचर्स, अब मैं अपने बच्चों को बहुत मोटिवेट करके भेजता हूँ, सपने देखो, बड़ी चीजें करो, राइट, 10 चीजें ऐसे करो, वो करो, ये रिस्क लो। वो घर जाके पापा को बोलता है चलो काज में रह, फालतू बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, राइट। आई गेट माय पॉइंट। तो उसका जो खत्म हो जाता है, उससे सब खत्म हो जाता है। तो मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की मीटिंग बुलाता हूँ महीने में कम से कम 1 बार, और उनको मैं कारण बताता हूँ, ये जो बता रहा हूँ मैं अपने बच्चों को, उसका कारण क्या है। तो ये अगर ये 3 पॉइंट, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, इनका अगर सही कनेक्शन बिठाए, सही कम्युनिकेशन बिठाए, राइट, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो, ना कि थ्योरिटिकल। जो थ्योरी है उसको आप एक्सपेरिमेंट करें, उसको आप प्रयोग में लेकर, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग, things will work for you, definitely it will work. इमेजिन करो 8th स्टैंडर्ड से वो ऐसे काम करने लगेगा, 12th तक तो वो बिल्कुल स्मार्ट बन जाएगा वो बंदा। 12th तक शायद मैं और अविनाश जैसे बैठे हैं ना, वैसे बैठ के तुम्हारे पैनल में डिस्कस कर सकता हूँ। तो बस 12th हमारे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन तक मम्मी के पल्लू से बंधे रहते हैं लोग। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कहीं बाहर जाते तो होम सिकनेस हो जाती है। तो ये मुझे लगता है इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। जो आपने बोला ना, एकदम सही बोला। सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स और टीचर पे ही फोकस करना चाहिए, चाइल्ड तो सेकेंडरी है हमारा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि पेरेंट्स तो समय नहीं दे पा रहा, जब समय नहीं दे पा रहा तो वो फोकस ही नहीं कर पा रहा बच्चे को क्या करना चाहिए। मैंने एक सेशन लिया था जहां पर मैंने दिखाया था कि अपना 1 साल के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चे तक वो सारे काम कर चुके हैं जो आप सोच नहीं सकते। आप डिबेट करने की बात करें, एंकरिंग करना, स्विमिंग करना, स्केटिंग करना, जंपिंग करना, मतलब हर एक चीज, बच्चा पैदा करने से छोड़ के बाकी सारे काम वो कर चुके हैं।
कर रहे हैं, इसी जगह पे वो सारी चीजें कर रहे हैं। केवल यहाँ पर क्या है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे टीचर उसमें है ही नहीं। टीचर का काम है केवल पढ़ा देना, उनका काम खत्म हो गया। हम लोग बिहान जो लाइन है उसके आगे की बात कर रहे हैं, वो सब लाइन से और पीछे चले जा रहे हैं 2 कदम। हम आगे की बात कर रहे हैं, जहां पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी हम एक गोल्ड मेडल लेके आते हैं, और चाइना इतने ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आता है, यूएस इतने बड़े गोल्ड मेडल लेके आता है, क्योंकि वो 3 साल के एज से 4 साल की एज से बच्चे पे फोकस करता है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, फोकस नहीं है, हमारे पास वो टूल्स नहीं है, और कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक ये नहीं होगा, ये पैनल ऐसे चलता रहेगा और कुछ भी वर्कआउट होने वाला नहीं है। सर अवेयर हैं तो अपने बच्चे के साथ वो कर रहे हैं। मैं भी अभी तुरंत ही बाप बना हूं, कुछ ही दिन पहले मेरी भी बेटी हुई है, तो मैं बहुत फोकस हूँ उसको लेके। और मैं जितना मैं दुनिया को बताता हूँ, सबसे पहले तो ये है कि आप खुद पे वो सेट करो। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। मतलब खुद पे भी वो सेट नहीं कर पा रहे कि हम अपने बच्चे के साथ वो कर पा रहे हैं क्या, उनको वो दे पा रहे हैं क्या, ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये करके आएंगे, और बच्चों के लिए सबसे बड़ा है ग्रुप डिस्कशन विद कोई सीनियर मोस्ट के साथ वो लोग आए और ग्रुप डिस्कशन करें। वो 1 घंटे 2 घंटे निकालें, हर बार 1-2 घंटे आकर डिस्कशन करें, अपनी दिक्कतों को बताएं, फिर उनको मॉनिटर करने के बाद वो राइट आंसर करें। जैसे मैंने कहा कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि उस मेंटोर को चुनना, उस गुरु को चुनना जो आपको आगे ले जा सकता है। तो बच्चे कुछ ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो अपने आप में कहते हैं मैं खुद ही सबसे बड़ा गुरु हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज की डेट में ये भी दिक्कत है। तो लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चुनते हैं और बढ़ते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी दिक्कतें हों। अविनाश ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। आप देखो, फर्स्ट से लेकर 12th तक बच्चों को एक ही चीज सिखाए थे टीचर्स, बात नहीं करना, बात नहीं करना, चुप हो जाओ, बात नहीं करना, बात नहीं करना, बात नहीं करना। वो फर्स्ट ईयर में जैसे आते हैं उसको गोला बना के बिठा देते हैं, बोले चलो बात करो, ग्रुप डिस्कशन करो, ग्रुप डिस्कशन करो। कहाँ से करेगा वो, राइट? तो उसको शुरू से तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया, और अचानक उसको, मतलब आप बच्चे को 12th के बाद क्यों कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ज्वाइन करते हैं? मैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ही बात, सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है टीचर्स से कि आप वो क्या, जो बच्चे हैं जो 12 साल में नहीं सीख पाए, और वो क्या स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 3 महीने में सिखा देते जो आप 12 साल में नहीं सिखा पाए। ये है कि अपनी बातों को रखना आना चाहिए। आज हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सवाल नहीं करते हैं कोई, इसीलिए तो हम भोले भाले हैं। मैं इजीली आपको कन्विंस कर सकता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इजीली आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी ना इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। मैं एक बार प्यारा सा एक कहानी सुनाऊं, मैं अपनी कुछ भुखभरी दास्तां सुना दूं ना, तो मैं आपको इजीली कन्विंस कर सकता हूँ। इसीलिए हिंदुस्तान में ना कॉन्स की कोई कमी नहीं है, बेवकूफ बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, वो कर जाते हैं। इसलिए हमको स्मार्ट बनना है। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ बनाए, हम इसलिए करते हैं कि हम बेवकूफ ना बने। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब इंसान थोड़ा स्मार्ट हो जाता है ना, दूसरों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है, और उसको मुझे लगता है यही स्मार्टनेस है, यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, क्योंकि वो देख वही रहा है ना, आजू बाजू सोसाइटी में देख वही रहा है। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनके पास बहुत पैसा है, जो ईमानदारी से काम करते बेचारा दुखी है। इसीलिए तो फिल्मों में भी बताते हैं, बेटा बाप से पूछता है तुम ईमानदारी से इतना काम करे क्या कमा लिया तुमने, क्योंकि वो देखता है अपने बाप को फ्रस्ट्रेट होते हुए। अगर बाप कम कमा रहा है तो भी खुश तो दिखे, घर में देखे कम से कम खुशी तो जाहिर करे, तो उसके बच्चे को लगे मेरे बाप भले कम कमाता है लेकिन कितना प्यारा बाप है। और यहाँ बाप ईमानदारी के बड़े बड़े पाठ पढ़ा रहा है, वो तो अनफॉर्चुनेटली बाप ईमानदार इसलिए क्योंकि उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, और वो फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों को निकाला। तो ये सारी जो मतलब हिपोक्रेटिक फैक्टर्स है ना, इससे बाहर आना पड़ेगा, और हमें प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अभी मैं केवल एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ हर सेशन में कि पूरी फैमिली के साथ आए। अभी रिसेंट में मैं लोनावाला में था, और मेरे सामने शायद उसकी एज 14 होने वाली होगी, 14 साल, और आया हुआ था, और मैं क्रिप्टो करेंसी का सेशन ले रहा था, और बहुत इंटरेस्ट के साथ वो आया था और नोट्स बना रहा था। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब भी कोई इवेंट हो रहा है कभी, तो वहां पर पूरी फैमिली के साथ जाए। बच्चे को 10% भी जाएगा ना, तो वो उसका स्केल ही बढ़ाएगा, उसको 2% नॉलेज भी जाएगी ना, वो उसका स्केल ही बढ़ाएगा।
आज की डेट में बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके रिटायरमेंट पे उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए नहीं है। सही सर? आज हम्म बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिटायरमेंट पे उनके अकाउंट में 1 करोड़ नहीं है। लेकिन हम्म अगर बेसिक तरीके से बच्चे को ये पता चल जाए कि आप आज जो भी एज है उस एज से आप 1,000 रुपए महीना भी बचाओ, अगर सेविंग स्टार्ट कर दो, मतलब अर्निंग के साथ, अगर, तो आपकी जो रिटायरमेंट लाइफ होगी, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे। ये केवल डिस्कशन से ही आएगा, एजुकेशन से ही आएगा। और उसके लिए एक नई लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, एक नए लोग तैयार करने पड़ेंगे जो इसका जिम्मा उठाए और इस पे फोकस करे और लोगों को ट्रेंड करे और उसमें से लोगों True. को छाटे। और छाटने के बाद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टीचर, यहां तक का मैं अपनी डॉटर को मैं नहीं समझ दे, अपने बच्चे को नहीं दे पाऊंगा। अभी आज की डेट में क्या होता है, 6 महीने के बाद बच्ची स्विमिंग करने लगती है। हम्म। आज के डेट में 6 महीने के बाद बच्चे स्विम करने की, मैं नहीं करवा पाऊंगा। तो मुझे वो लोग चाहिए जो इसकी जिम्मेदारी ले सके, वो चीज चाहिए। तो यहाँ पर जब हम लोग ऐसी, जैसे आप ये बहुत अच्छा अरेंज कर रहे हो, अगर ऐसे सेशंस लें, हम लोग लाइव सेशंस लें, वहां पर क्राउड में जाएं, गेट टुगेदर करें, वहां पर पैनलिस्ट भी आए, वहां पर भी सारी चीजें पूछें, तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट होगा, फिर वो खुद अपने आप से इनिशिएटिव ले पाएंगे। जब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और मैं तो ये भी मान रहा हूं कि आने वाले 20 साल तक लोग केवल अपनी जिम्मेदारियों को उठा लें, केवल एक पेरेंट्स अपने घर का खर्चा उठा ले, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे को क्या फोकस करेगा, उसके पास समय नहीं, टाइम देने के लिए। आज हम उठते हैं, हमारा जो शेड्यूल है उसमें हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पाएंगे, तो हम जिम्मेदारी कहाँ, टीचर को बात करने के लिए माँ को भेज देते हैं, माँ को दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। हो सकता पूरे साल में हमने पेरेंट मीटिंग अटेंड नहीं की एक भी बार, तो बच्चे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाएंगे। इसके लिए तो एक अलग सेगमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर वही कंसल्टेंसी करें, वही ट्रेनिंग दें, वही उसका रूट मैप बनाएं और वही उसको आगे लेके जाए। और ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। अब चार, मतलब पूरे घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा 2 बच्चे हैं, ठीक है। मम्मी अलग अलग जगह से मोटिवेट होके आती है, पापा अलग जगह से मोटिवेट होके आते हैं, छोटा बच्चा अलग जगह से मोटिवेट होता है, बड़ा बच्चा अलग अलग मोटिवेट होता है। अब चारों के जो मेंटर से अलग अलग है। अच्छा, बोल सब एक ही रहे बट अलग तरीके से बोल रहे हैं। और जब ये चारों बात करने लगते हैं तो चारों अपनी अपनी पॉइंट प्रूव करने में लगा रहते हैं। और अल्टीमेटली मैंने ये देखा है फैमिली में होते हुए, अल्टीमेटली झगड़ा करते हैं क्योंकि पापा अगर किसी से मोटिवेट हो रहे हैं ना, वो किसी महात्मा टाइप के आदमी होंगे। तो मतलब अविनाश जैसे कोई स्मार्ट बंदा नहीं होगा, राइट। वो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने से बहुत कुछ होगा। ये पापा मोटिवेट होके आया है, ठीक है। मम्मी जो है कोई किचन टाइप की चीजें या कोई क्रिएटिव चीजें देख के मोटिवेट होके आया है। बच्चा जो है वो करियर से लेके कोई बात को, मतलब हमारे जैसे ट्रेनर्स जो हैं, राइट, अविनाश में हमारे जैसे ट्रेनर्स को सुन के आ रहे हैं। छोटा बच्चा जो है वो कोई कार्टून में कुछ मोटिवेशन सुन के आया है। तो अल्टीमेटली चारों दिशाओं में जा रहे हैं और चारों ही गलत देखा जाए तो। चारों अपने अपने, तो सब एक बहुत जरूरी चीज है पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर डेवलप करना, खुद से डेवलप करना सबसे पहले, कि लिसनिंग स्किल डेवलप करें। मैं अपनी बेटी को बैठ के बहुत सुनता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। 90% चीजें मेरे को समझ में नहीं आती, बस मैं एक्सपीरियंस देता रहता हूँ, क्या बात कर रहे हो, वाओ, अरे, तो उससे उसको भी बड़ा मजा आता है और उसके अंदर की चीजें मैं समझ पाता हूँ। वो क्या चीजें सर्च करती है, क्या रिसर्च, वो इतने अच्छी वीडियो एडिटिंग करती है। शी इज ओनली 13, बट जिस तरह वीडियो एडिटिंग करती है मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं उसको अपने वीडियोस देता हूँ, बेटा इसको थोड़ा एडिट करके दे दे, फट से एडिट करके दे देती। तो हमें ये जो है ना घर का जो माहौल है, इसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे अविनाश ने बोला बिल्कुल सही, जो भी चीजें करें साथ में करें। हम लोग इसलिए साथ में बैठ के मूवी देखते हैं, और साथ में बैठ के मूवी देखने का एक फायदा ये होता है कि आप लोगों के एक्सप्रेशन देख पाते हैं कि किस चीज में क्या एक्सप्रेशन दिखा। तो उससे अब लोगों को अपने आप, मेरी बेटी के कुछ एक्सप्रेशंस में देखता हूँ, कुछ डायलॉग्स में, तो मेरे को समझ में आ जाता है हाँ इसको ऐसी चीजें बहुत पसंद है। और जगह पे मैं उसके एक्सप्रेशन देखता हूँ थोड़ा ऐसा है, तो मेरे को समझ में आ जाता है नहीं इसको ऐसी चीजें पसंद नहीं है। कितना प्यारा तरीका है, कितना प्यारा मीन्स है जिससे आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन पिताजी अलग मूवी देखेंगे, मम्मी अलग मूवी देखेगी, बच्चा अलग मूवी देखेगा। तो ये चीजें होना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। एक चीज है जो हम अभी कर सकते हैं और सभी पेरेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि आपने किया अपने बच्चे के साथ,
उसे जिम्मेदारी देना शुरू करिए। श्योर श्योर। एकदम शुरुआत से ही जिम्मेदारी देना शुरू करिए, केवल पढ़ाई उसका फोकस ना हो, हर एक चीज, यहाँ तक है घर में आने से पहले को उसको शूज कहाँ रखना है इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अगर मैंने भी शूज गलत रखे हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इंटरप्ट करो, तुम मुझे डांटो और मैं उसको सही जगह रखूंगा। अगर हम ये एटलीस्ट ये तो हम इनिशिएटिव ले ही सकते हैं, इसकी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। तो हर पेरेंट से रिक्वेस्ट है कम से कम उनको जिम्मेदार बनाइए, जिस लेवल का है उस लेवल से जिम्मेदार बनाइए, पढ़ाई से हटा के। पढ़ाई तो अपनी जगह पे है, उसके अलावा। थैंक यू सो मच कैप्टन जेसन, थैंक यू सो मच अविनाश सर, इतने अमेजिंग सेशन के लिए। आई एम श्योर कि हमारे कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। और इनफैक्ट जो बातें आपने कवर करी हैं आप दोनों ने, वो सिर्फ हमारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स पर भी लागू होती हैं। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है, सेगमेंट है, कवर कर लिया है कि आपने 3 सेगमेंट्स को कवर किया है, कैंडिडेट्स, उनके माता पिता और उनके शिक्षक। सो थैंक यू सो मच आप दोनों को कि आपने हमको ज्वाइन किया आज के इस पैनल डिस्कशन में, कैंडिडेट्स को गाइड किया। चैनल नाम क्या आपका? जी सर, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सर स्किल्स आर्ट एंड बियॉन्ड। ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी हु हैज ज्वाइन, और जो आगे भी सेशन को देखेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड हुआ है सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे रहेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे। अविनाश जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर मुझे भी आपसे, हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, अभी Definitely. कैसे करके मैं एक्सचेंज करता हूँ कांटेक्ट नंबर। श्योर। ओके आप जयंशी से ले सकते हैं। ठीक है मैं ले लेता हूँ। श्योर, मैं बिल्कुल शेयर करूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर, गुड बाय। गुड बाय।